यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में विज्ञान का आज थर्ड पेपर जो था वो कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करते हैं आपने बहुत अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व किया होगा। आज की इस वीडियो में पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन है वो आपको मिलने वाला है, तो मेरे साथ आप वीडियो में एंड तक बने रहेगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर विज्ञान का आज पेपर हुआ है 9 अगस्त को, ठीक है, ये 9 अगस्त का पेपर है, ठीक है। आज विज्ञान का पेपर हो चुका है, ये थर्ड पेपर था आपका, 25 नंबर का ये पेपर होता है और 1 घंटे का समय इसमें आपको मिलता है। सबसे पहले 5 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 5 में से आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व सही हुए हैं वो आपको बताना है। इसमें सबसे पहला सवाल था आपके सामने कि निम्नलिखित में से सत्य फल का उदाहरण है, तो यहाँ पर ट्रू फल का उदाहरण पूछा गया है। जो सत्य फल होता है वो होता है आपका आम, ठीक है। तो सत्य फल का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया आपसे, तो अगर आपने आम आंसर लगाया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद अगला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर, दही से मक्खन को पृथक करने की जो विधि है पूछी गई है आपसे। तो पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी था, ज़्यादा मॉडरेट नहीं था। अभी जो कल 2 पेपर हुए थे वो थोड़ा मॉडरेट थे, बट साइंस का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तब, ठीक है। तो दूध से मक्खन को पृथक करने की जो विधि है वो यहाँ पर पूछी गई है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अपकेंद्रण, ठीक है। तो अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, तीसरा वाला, आपके 5 में से कितने सवाल ऑब्जेक्टिव सही हुए हैं वो बताएंगे। उसके बाद जो अति लघु उत्तरीय सवाल हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पौधों की कलम लगाना एक प्रकार का जनन है, ठीक है। रिप्रोडक्शन से यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका आया है, यहाँ से पूछा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अनिषेचित जनन है या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। तो यहाँ पर जो पौधों की कलम लगाई जाती है वो किस प्रजनन के अंतर्गत आती है, किस जनन के अंतर्गत आती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका एक अलैंगिक जनन है, ठीक है। ये जो 1 नंबर वाला आंसर है वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, अलैंगिक जनन है, ठीक है। आप लोगों ने कौन कौन से आंसर लगाए कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अगला सवाल है आपका गति के नियम से रिलेटेड है, तो ये तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इजी क्वेश्चन था। गति के नियम के प्रतिपादक जो कि आप काफ़ी छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि गति के नियम किसने दिए थे, तो भाई ये न्यूटन महोदय जी ने दिए थे, ठीक है, न्यूटन साहब ने दिए थे, ये तो सभी को पता ही होगा। अगला सवाल है आपका 5वां, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातक नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पदार्थ है वो ऊर्ध्वपातक नहीं है, नौसादार है या आयोडीन है या कपूर है या फिर नमक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो होगा आपका नमक, ठीक है। नमक क्या है कि ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। तो 5 में से आपके कितने सवाल सही हुए कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। आप चलते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। अति लघु उत्तरीय में आपके टोटल 6 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, 6 से 11 नंबर तक, और ये सवाल भी 1-1 नंबर के रहते हैं। सवाल एक बार आप यहाँ पर से देख लीजिएगा, आपके पास फिलहाल पेपर तो होगा ही। हम चलते हैं आंसर की तरफ, ठीक है। ये सारे आंसर आपके आ चुके हैं। पहले सवाल आपका, हरे पौधों को सोपोषी क्यों कहा जाता है और जंतुओं को परपोषी क्यों कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी अभ्यर्थियों को यानी कि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से पता होगा, क्योंकि क्या है, हरे पौधे जो है वो अपने भोजन का निर्माण खुद से कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो परपोषी जो जंतु होते हैं उन्हें परपोषी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने भोजन के लिए दूसरे चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की सहायता से आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो जंतु वगैरह होते हैं वो या तो यहाँ पर पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं या अदर चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, जिस कारण वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्हें परपोषी कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से ये लिखना था आपको, उम्मीद करते हैं आपने लिख दिया होगा, ठीक है। अगर 25 में से आपके 12 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से, तो आप बिल्कुल पास हैं। 25 में से आपको 12 मार्क्स लाना होते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। अगला सवाल जो है वो जड़त्व का नियम पूछा गया है। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, ठीक है, न्यूटन की गति का जो आपका पहला नियम है वही आपका जड़त्व का नियम है, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जो न्यूटन की गति का पहला लॉ है वही आपका जड़त्व का लॉ है, ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो जो फिर प्रथम नियम यहाँ पर है, कोई वस्तु विराम की अवस्था में है यानी कि रुकी हुई है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर अलग से कोई बाहरी बल लगाकर यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। ये यहाँ पर पहला नियम हो जाता है, और न्यूटन की गति का ये जो पहला नियम है इसी को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, ठीक है। अर्थात सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं और
इसी को क्या कहते हैं, आपके जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं हम। और अगला सवाल था आपका आसवन से। आसवन के बारे में पूछा गया था कि आसवन से आप क्या समझते हैं। और इसमें बताया गया कि जब किसी विलयन में वाष्पन और संघनन के द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसे आसवन कहते हैं। आसवन में वाष्पन और जो संघनन की प्रक्रियाएं हैं वो दोनों ही क्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं। यहाँ पर बताया गया होगा आसवन क्या है, वाष्पन प्लस संघनन। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, आसवन विधि कहते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया था घर्षण बल से रिलेटेड। ठीक है, फ्रैक्शन क्या है, घर्षण बल क्या है, तो ये सवाल पहले भी आ चुका है। आपको बार बार चीज़ें बताई जाती हैं कि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उन्हें एक बार आप पढ़कर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हर साल रिपीट होते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये रिपीट हुआ है, 2019 में आया था, अभी एक बार फिर से आ चुका है। घर्षण बल किसे कहते हैं, तो किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के मध्य, ठीक है, कोई भी दो सतह होती हैं, इन सतह के संपर्क तलों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं, हम घर्षण बल कहते हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो ये आपका घर्षण बल हो गया। अब अगला सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किससे कहते हैं, एक बार फिर वही चीज़ रिपीट हो रही। 2018 में ये क्वेश्चन आया था और एक बार फिर से ये क्वेश्चन आ चुका है। तो कई बार क्या होता है, जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड होते हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पढ़कर जाते हैं डायरेक्ट उन्हीं में से आपको क्वेश्चन रखे हुए पेपर में मिल जाते हैं। तो पेपर बहुत ही ज़्यादा आपको ईजी लगता है। इसी वजह से साइंस का पेपर क्या है, बहुत ही ज़्यादा ईजी आपको लग रहा होगा। तो ऊर्ध्वपातन से आप क्या समझते हैं, आप देख सकते होंगे वे सभी पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले। बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिन्हें अगर गर्म किया जाए, हम उन्हें गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट द्रव में नहीं बदलते हैं। ठीक है, द्रव में नहीं बदलते हैं, बल्कि डायरेक्ट क्या होता है, वो सीधे गैस फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ये जो क्रिया है वो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे नौसादार है, आपका आयोडीन है या कपूर है, अगर इन चीज़ों को, इन पदार्थों को आप गर्म करेंगे तो ये द्रव में नहीं बदलेंगी, बल्कि क्या है, डायरेक्टली ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये आपका ऊर्ध्वपातन हो गया। अगला सवाल क्या था आपका, लास्ट सवाल अतिलघु उत्तरीय प्रश्न से रिलेटेड, अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, यानी कि अडेप्टेशन के बारे में आपसे पूछा गया था। तो अडेप्टेशन क्या है, वातावरण में सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने, वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक और क्रियात्मक जो स्थायी परिवर्तन होते हैं उत्पन्न होने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर में या जीवों के शरीर में स्थायी परिवर्तन होते रहते हैं, अडेप्टेशन यही कहलाता है। बाकी यहाँ पर ये सारे सवाल आपके सॉल्व हो चुके हैं। बाकी जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उन्हें आप देख लेंगे, वो भी ज़्यादा यहाँ पर मॉडरेट नहीं थे, वो भी इजी थे। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से पेपर को सॉल्व किया होगा। आपके 25 में से कितने सवाल सही हो रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑब्जेक्टिव कितने सही हुए और यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न कितने सही हुए ये भी बताइए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह की और भी वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।